नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित स्वच्छंदतावाद एवं उसके प्रमुख कवि टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम यूजीसी नेट पेपर हिंदी से संबंधित 7 वीडियो इसी टॉपिक पर अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सभी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी के पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। संडे में जो भी क्लासेस होती हैं उनसे संबंधित पूरे सप्ताह की क्लासेस, दोनों क्लासों से संबंधित पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज जो स्वच्छंदतावाद हमारा आज का टॉपिक है उसको। तो जो छायावाद के उत्तरार्ध की वेला में जो दो स्वतंत्र काव्यधाराएं जो थी वो विकसित हुई थी, उनमें से जो 2 काव्यधाराएं हैं जिसे नाम दिया गया था व्यक्तिवादी या फिर स्वच्छंदतावादी, ये दोनों एक ही काव्यधारा के नाम है। व्यक्तिवादी कहें या फिर स्वच्छंदतावादी, तो ये दोनों एक ही जो काव्यधारा के नाम है अलग अलग। और दूसरी काव्यधारा थी राष्ट्रीय काव्यधारा। तो इन दोनों का उदय हुआ था और इसमें डॉक्टर नगेंद्र जी ने माना है कि छायावाद के बाद प्रकृतिवाद के पूर्व की जो काव्यधारा को व्यक्तिक कविता कहा गया है। और व्यक्तिवादी जो काव्यधारा के कवि रहे हैं उसमें हरवंश राय बच्चन जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं और रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। और नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली और हरि कृष्ण प्रेमी और हृदय नारायण हृदय जी हैं और शंभुनाथ हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। तो इन सभी कवियों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं उनके काव्य की, और स्वच्छंदतावाद है। वैसे तो साधारण जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन स्वच्छंदतावाद का एक बार हम अर्थ भी देख लेते हैं, उसकी विशेषताएं भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। और स्वच्छंदतावाद और छायावाद में क्या अंतर है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। तो स्वच्छतावाद का अर्थ है मुक्त होना। तो जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने राजनैतिक क्षेत्र में मुक्ति का आह्वान किया, उसी प्रकार स्वच्छंदतावाद ने साहित्यिक रूढ़ियों से साहित्य को मुक्त किया था। तो ये हम कह सकते हैं जो प्राचीन रूढ़ियां चली आ रही थी, रूढ़वादी जो विचारधारा थी, उस सभी का जो परंपरागत जो ढांचा था उस सभी को इसने ध्वस्त कर दिया था। पूनम जी गुड इवनिंग। तो नीलम जी गुड इवनिंग। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी अभी नेटवर्क की, मुझे क्लासेस मैंने जारी रखी, मुझे नहीं पता था, काफी देर बाद पता चल पाया, तो वो आधे घंटे की क्लास उसी में निकल गई। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करते हैं। तो स्वच्छतावाद का अर्थ है मुक्त होना। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने राजनीतिक क्षेत्र में मुक्ति का आह्वान किया था, उसी प्रकार जो स्वच्छंदतावाद है उसने साहित्यिक रूढ़ियों को ध्वस्त किया था, उससे साहित्य को एकदम मुक्त किया था। जो प्राचीन जो विचारधारा चली आ रही थी, काव्य पर एक तरह की जो एक छाप चली आ रही थी, उस सभी को बिल्कुल अलग करके अपनी एक अलग तरह से रचना लिखी है। उन विशेषताओं को आज हम डिस्कस करेंगे। और पश्चिमी साहित्य चिंतन में रूसो की प्रेरणा और विलियम वुड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज के नेतृत्व में एक साहित्यिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ 18वीं सदी के अंत में, जिसे अंग्रेजी समीक्षा में रोमांटिज्म कहा जाता है। और इसमें जो रचनाएं लिखी गई थी वो व्यक्तिक अनुभूति से संबंधित थी, अंतर्मुखी अंतर्वेदना से संबंधित काव्य था। तो इसमें प्रेम भी मिल जाएगा, वेदना भी मिल जाएगी, तृष्णा भाव भी मिलेगा और वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति भी मिलेगी। तो ये जो स्वच्छतावाद था वो मुक्त व्यक्तिक प्रगीत कविता इसीलिए कहा गया इसको, क्योंकि ये व्यक्तिवादी, इसमें रचनाएं लिखी गई, प्रेम और मस्ती का काव्य भी इसको कहा जाता है। तो प्रेम और मस्ती का काव्य अगर कहा जाएगा तो स्वच्छतावाद को ही कहा जाता है। तो इसमें हम एक बार आचार्य शुक्ल जी ने जो कहा है उनके अनुसार स्वच्छतावाद का क्या अर्थ है वो देखते हैं कि द्वैती युगीन साहित्य में श्रीधर पाठक के नेतृत्व में एक विशेष धारा दिखाई देती है, जिसे प्रवृत्ति के आधार पर स्वच्छंदतावाद कहा जा सकता है। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कि द्वैती युगीन, जो हमने द्वैती युग के जो कवि पढ़े थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था श्रीधर पाठक जी को। और अगर आपने उनसे संबंधित वीडियो नहीं देखा, आज हम ज्यादा डिस्कस उनको नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने पहले उनके बारे में सभी जानकारी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनसे संबंधित तो हम बात करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा माना है कि जो श्रीधर पाठक है वो इसके प्रवर्तक रहे हैं। उन्होंने द्विवेदी युग के बाद एक
जो काव्य धारा का प्रारंभ किया, नई एक विचारधारा काव्य में लेकर आए, उसी को हम स्वच्छतावाद कहते हैं। और अभी हम उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है, क्योंकि स्वच्छतावाद जो था इसमें खड़ी बोली की स्थापना हुई थी। और छायावाद और खड़ी बोली में जो स्वच्छतावाद है इसमें क्या अंतर है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा बोली के अर्थ में या भाषा के अर्थ में भी अंतर है दोनों में। तो स्वच्छतावाद की विशेषताएं पहले देख लेते हैं कि भारतीय स्वच्छतावाद में पश्चिमी स्वच्छतावाद से कुछ अलग तरह की चिंताएं दिखाई देती हैं। अपनी मूल प्रकृति में स्वच्छतावाद की विशेषता यहाँ भी वही रहती है जो पश्चिम में थी, किंतु यहाँ परिवेशगत भिन्नता के कारण इसकी अभिव्यक्ति कुछ अलग तरह से की गई है। तो मूलतः जो प्रकृति जो मिली है इसकी स्वच्छतावाद की विशेषता जो थी वो पश्चिमी स्वच्छतावाद से मिलती हुई है, और भारतीय स्वच्छतावाद और पश्चिमी स्वच्छंदतावाद जो है ये दोनों मिलते हुए भी हैं और कुछ कुछ इनमें भिन्नता भी है, क्योंकि परिवेश का जो भिन्नता है वो इनमें पाई जा रही है। तो और इसी प्रकार से इसी के जो प्रभाव पड़ा उसके आधार पर अभिव्यक्ति भी बिल्कुल अलग अलग तरह से हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो तत्कालीन भारत की मूल समस्या मशीनीकरण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पदाधीनता और सामाजिक व रूढ़वादी दबावों की थी। तो इसमें एक अपनी मूल जो भावना है, मूल विचार है, उसकी अभिव्यक्ति की गई। तो इसमें हम इस तरह से ही कह सकते हैं कि मूल अभिव्यक्ति का एक काव्य जो था, एक व्यक्तिक अंतर्मुखी अंतर्वेदना का काव्य जो था वो स्वच्छंदतावादी काव्य था। और भाषा के स्तर पर मूल समस्या स्वाभाविकता की नहीं, बल्कि यह थी कि आधुनिकता भावों और विचारों को धारण करने के लिए नई भाषिक संरचना आवश्यक थी। तो उस समय की जो भाषिक समस्या हुई थी कि जो भाषा के स्तर में जो मूल समस्या ये थी, स्वाभाविकता नहीं थी कि जो आधुनिक भाव विचार हैं उनको किस प्रकार, और उसमें एक नई भाषिक रचना की आवश्यकता थी। जो हम पुरानी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो प्राचीनतम चली आ रही थी, वो उन सब से थोड़ा अलग हटके हो, उनमें अपने भावों को किस प्रकार से ढाला जाए, क्योंकि जो वो इसके लिए उपयोगी नहीं थी जो भाषा पहले से चली आ रही थी। तो इसी प्रकार से जो अपने नए भाव थे, नए विचार थे, तो उसके साथ ही खड़ी बोली का भी इसमें प्रवर्तन हुआ और एक नई भाषा निकल कर आई जो कि खड़ी बोली के रूप में कहा जाता है। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है और हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक भी उन्हीं को कहा जाता है। तो भारतीय स्वच्छंदतावाद में इन स्तरों पर विद्रोह किया गया, चाहे भाषिक रूप से कहा जाए या फिर जो साहित्यिक रूप से, इन्हीं को जो नया दृष्टिकोण प्रदान किया वो स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत आता है। तो आत्म केंद्रितता इसकी विशेषता रही है, व्यक्तिपरकता और रूढ़ विद्रोह और स्वच्छतावाद की ये प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं। इस काव्यधारा की एक अलग विशेषता ये भी है, एक अन्य विशेषता है कि व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो ये व्यक्तिक प्रगीत कविता है या स्वच्छतावाद है, इसको दो नामों से जाना जाता है कि एक तो व्यक्तिवादी, दूसरा स्वच्छतावादी। तो ये दोनों नाम एक ही काव्यधारा के हैं, जो कि व्यक्तिक प्रगीत कविता के कवि थे। उन्होंने व्यक्तिवादी अपनी रचनाएं लिखी, प्रेम और मस्ती का काव्य लिखा और अपनी व्यक्तिक भावना जो थी उसको व्यक्त किया। तृष्णा की बात की, प्रेम अभिव्यक्ति, उल्लास भरे यौवन की मासिल अभिव्यक्ति की थी। तो इसलिए जो अंतर्वेदना का काव्य था वो स्वच्छतावाद के अंतर्गत आता है। और स्वच्छतावाद धारा में पहले व्यक्ति की प्रतिष्ठा हुई और काव्य और व्यक्ति एक दूसरे के निकट आ गए। तो गीत काव्य इस तरह की एक अत्यंत लोकप्रिय विधा है और गीत काव्य में कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुखात्मक अनुभूतियों को प्रश्रय दिया है। बुद्धि और विवेक के स्थान पर भावुकता, व्यक्तिगत निराशा और आकांक्षा प्रधान हो गया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, जैसे सुख और दुख दोनों भावों का इसमें खूब खुलकर वर्णन किया गया। जो व्यक्तिक विचार थे उनका वर्णन किया गया, ना यहाँ पे आदर्शवाद की बात की गई पहले की रचनाओं के द्वैधी युग की तरह एक नैतिकता की बात नहीं की गई। जो अपने मूल जो विचार थे उनकी बात की गई, उनको व्यक्त किया गया। और इसमें जो छायावादी जो प्रवृत्ति थी उससे अलग हटके प्रकृति का वर्णन किया गया। इसमें भाषा भी जो थी वो, जैसे छायावाद में खड़ी बोली का एक चरम रूप से विकास हुआ था, लेकिन स्वच्छतावाद में उसकी स्थापना हुई थी, उसको प्रारंभ हुआ था और प्रकृति का चित्र जो हुआ था, प्रकृति का स्वतंत्र विषय बन गई थी।
इसमें स्वतंत्रतावाद में जो स्वच्छंदतावाद है, इसमें प्रकृति एक स्वतंत्र विषय बन गई थी। लेकिन जो छायावाद है उसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया, उसको नारी से भी सुंदर प्रयोग किया गया, नारी से भी सुंदर उसको दर्शाया गया काव्यों में। तो ये कुछ इसकी विशेषता रही है। और गीत काव्य जो भी थे, इसकी एक लोक जो बहुत ही लोकप्रिय विधि रही है। तो इसी का प्रयोग करते थे इसमें जो कवि रहते थे, और वो अपने चाहे सुख की अनुभूति करें या दुख की अनुभूति करें, तो वो अपने बुद्धि और विवेक को अलग रखकर, उसको परे रखकर अपने को लिखते थे। तो इसमें भावुकता को प्रधानता दी गई, निराशा और आकांक्षा को प्रधानता दी गई। तो स्वच्छंदतावाद और छायावाद के संबंधों की आरंभिक व्याख्या आचार्य शुक्ल जी ने की है। उनका मत था कि द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक के नेतृत्व में स्वच्छंदतावाद की जिस धारा का आरंभ हुआ, वह हिंदी साहित्य के विकास में एक नया सार्थक दृष्टिकोण लेकर आई थी। और स्वच्छंदतावाद कवियों ने पहली बार जगत की सच्चाई और व्यक्तिगता जैसी मूल्यों की स्थापना की। तो ये जो उनका मानना है, कथन है, ये बिल्कुल सटीक है कि द्विवेदी युग के जो श्रीधर पाठक जी हैं, उनके नेतृत्व में ही स्वच्छंदतावाद का विकास हुआ, इस धारा का प्रवर्तन हुआ। और हिंदी साहित्य के विकास में ये जो पहली बार दर्शाया गया कि अपनी सच्चाई जो थी उसको व्यक्त किया गया, और जो व्यक्तिगता थी उसको व्यक्त किया गया, ना कि किसी को प्रसन्न करने के लिए रचना लिखी गई या किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए रचना लिखी गई। जैसे अनुभूति थी उसको ही हूबहू वैसा ही वर्णन किया गया, चाहे दुख की बात की जाए या सुख की। तो और स्वच्छतावाद के कुछ अब प्रमुख कवियों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम श्रीधर पाठक जी को ही करेंगे। आचार्य शुक्ल जी ने माना है कि श्रीधर पाठक जो है वो स्वच्छतावाद के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में। तो ये 1859 भी हो सकता है, कई जगह पर 1860 भी आपको मिल जाता है, तो ये भी आप एक बार ध्यान रखें। और जन्म स्थान जो है वो जोंधारी ग्राम आगरा है। और खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक की हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में काफी ख्याति प्राप्त हुई। उन्हें जो, जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कहे जाते हैं वो श्रीधर पाठक जी, और हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो इनकी जो रचनाएं थी, इनके बारे में जो छायावादी कवि उससे पहले भी प्राकृतिक रचनाएं मिलती थी, लेकिन जैसा इन्होंने चित्रण किया वैसा पहले नहीं मिलता था। तो इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद किया है। जो गोल्ड स्मिथ की रचना थी द हरमिट, तो इसका काव्य अनुवाद उन्होंने एकांतवासी योगी शीर्षक से किया था। द डिजर्टेड विलेज का उन्होंने काव्य अनुवाद किया था, गोल्ड स्मिथ की ही रचना थी दूसरी। तो इसका उन्होंने उजड़ ग्राम शीर्षक से इसका अनुवाद किया था। और द ट्रेवलर का इन्होंने श्रांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किया। और कालिदास के ऋतु संहार का सवैया छंद में अनुवाद किया। और कीट्स की जो एजावेल द थॉट ऑफ वारवेल का इन्होंने अनुवाद किया। तो ये कुछ इन्होंने रचनाएं थी जिनका इन्होंने अनुवाद किया था। ये गोल्ड स्मिथ की ही तीनों ऊपर की रचना है, द हरमिट, द डिजर्टेड विलेज, और तीसरी रचना थी द ट्रेवलर। तो इन तीनों का इन्होंने एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक नाम से इन्होंने उसका अनुवाद किया था। और इनकी कुछ मौलिक रचनाओं की बात करें तो जगत सच्चाई सार, जो कि 1887 में प्रकाशित हुआ, तो ये इसका विषय था दार्शनिक, और इसकी भाषा खड़ी बोली थी। खड़ी बोली के ही ये प्रवर्तक रहे हैं। और इसमें छंद जो थे सदुकड़ी धुन के लिखे गए थे। और कश्मीरी सुषमा जो है, कश्मीर सुषमा, ये 1904 की रचना है। तो इसमें परंपरागत रूढ़ प्रकार के वर्णन से आगे हटकर प्रकृति का आलम्बन रूप में सौंदर्य चित्रण किया गया। इसकी भाषा ब्रज भाषा रही है। तो इसमें प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में करके उसे एक सजीवता इन्होंने प्रदान की है। और भारत गीत की बात करें तो ये इसी का प्रकाशन 1918 में हुआ था। तो इसमें राष्ट्रीयता से संबंधित फुटकर गीतों का ये संग्रह है। और इसमें हिंदी वंदना, भारत स्तवन और नैमी भारतम जैसी संग्रह है। इसमें जो रचनाएं हैं वो इसमें हमें मिल जाती हैं। तो इनकी कुछ अन्य रचनाओं की हम बात कर लेते हैं। मनोविनोद, धन विनय, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, गोखले गुणाष्टक और गोखले प्रशस्ति, और गोपिता गीत और स्वर्गीय एवं तिलस्माती सुंदरी, ये इनकी रचनाएं रही हैं। तो हम इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब हम वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, हम हरवंश राय बच्चन जी के बारे में करते बात। तो ये जो हरवंश राय बच्चन जी हैं, इनके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध है, इनकी रचनाएं बहुत मधुर है। तो इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 में और मृत्यु हुई थी
2003 में। ये सदी के महानायक के पिता हैं और जन्म स्थान इनका था प्रयाग। और शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें तो कायस्थ पाठशाला से लखनऊ पाठशाला जो है उससे इन्होंने हाई स्कूल किया है और 1938 ईस्वी में इन्होंने एमए किया था अंग्रेजी विषय में। तो और व्यवसाय जो था इनका वो प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। 1942 से 1952 तक रहे हैं वहां पे। और विवाह इनका हुआ था श्यामा देवी से और फिर दिवंगत होने के बाद उन्होंने 1942 ईस्वी में तेजी जी से शादी कर ली थी। तो ये इनके बारे में कुछ इनकी निजी जानकारी थी। और रचनाओं की अगर हम बात करें तो 13 हार 1932 में इनकी रचना प्रकाशित हुई। मधुशाला, यहाँ पे मधुशाला गलत हो गया है, तो मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में और मधु कलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939 में। तो ये रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं, हम पहले रचनाएं सारी देख लेते हैं एक बार, फिर उनके विषय डिस्कस करेंगे। तो इनकी कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो ये होंगी आकुल अंतर जो 1934 में, सप्तरंगिणी 1945 में और बंगाल का अकाल 1946 में, सूत की माला 1948 में, खादी के फूल 1948 में और मिलन यामिनी 1950 में प्रकाशित हुई और हलाहल 1950 में प्रकाशित हुई है। और आरती और अंगारे 1954 में, प्रणय पत्रिका, ये प्रकाशन वर्ष है ध्यान रखें, तो प्रणय पत्रिका 1955 में और बुद्ध और नाचगर ये 1958 में, पूरी एक रचना है। त्रिभंगिमा 1961 में, चार खेमे 64 खूंटे ये रचना है। और उभरते प्रतिमानों के रूप ये इनकी 1969 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। और तो अब हम इनकी रचनाओं की कुछ विशेषता डिस्कस कर लेते हैं जो रही है इनकी। चाहे इन्होंने जो शोध किया, जो अंग्रेजी कवि थे ये ईट्स थे, उन पर इन्होंने शोध किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1952 से 54 ईस्वी तक। और इनकी उन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद किया था, वो खयाम की मधुशाला 1935 में, जनगीता, मैकबेथ और ओथेलो, इन 3 रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था और हालाबाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और 13 हार जो शीर्षक से इनकी रचना आई थी वो मधुशाला से पहले प्रकाशित हो चुकी थी, पर जो अधिकांशतः जो विद्वान है वो इनकी प्रथम रचना मधुशाला को ही मानते हैं। ये काफी प्रसिद्ध रचना है, 1935 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और इसके बारे में अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में ओरली डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो में नहीं प्राप्त होगा आपको। तो जो मधुशाला में इन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में इन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई है। निशा निमंत्रण में इन्होंने जो एक हृदय की गंभीर वृत्तियां थी उसका विश्लेषण किया है इन्होंने। और निशा निमंत्रण की बात करें, एकांत संगीत है जो इनकी रचना, एकांत संगीत की, और आकुर अंतर, हलाहल जो ये इनकी निराशावाद से संबंधित रचनाएं हैं। और सप्तरंगिणी, मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका ये इनकी भोगवाद से संबंधित रचनाएं हैं। और इन्होंने जो निशा निमंत्रण रचना लिखी थी वो अपनी पत्नी श्यामा देवी के निधन के बाद लिखी थी। तो इसमें बहुत आहत होकर ये इन्होंने एक अपनी विरह वेदना को उसमें दर्शाया था। तो ये निशा निमंत्रण जो अगर संबंधित है, जो उसका विषय जो था वो उनकी पत्नी के प्रति जो उनके भाव थे, उनको हृदय की पीड़ा जो थी उसको व्यक्त किया था जब वो उनका देहांत हो गया था। तो और एकांत संगीत में इन्होंने अपने एकाकीपन का ही वर्णन किया है, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि व्यक्तिक भाव जो थे उनका ही स्वच्छतावादी कवियों ने वर्णन किया है। तो एकांतवादी जो है एकांत संगीत, तो इसमें एकाकीपन का ही वर्णन किया है। और आकुल अंतर में कृदन भाव है और हलाहल में हृदय मंथन और विचारों के भाव को प्राथमिकता दी है इन्होंने। और सप्तरंगिणी की बात करें तो उसमें प्रेम का आमंत्रण, आकर्षण और उपलब्धि को एक नए ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। और प्रणय पत्रिका का नामकरण जो है ऐसा माना जाता है कि बिना पत्रिका के आधार पर किया गया है और इसमें प्रेम की प्रधानता थी। और बंगाल का अकाल जो रचना है इनकी, वो जो बंगाल में फ्रांसीसी राजक्रांति को सामने रखकर भूखे व्यक्तियों के मन में जो असंतोष है, साहस और क्रांति का जो भाव था, वो इन्होंने उनके अंदर जो साहस और क्रांति फैलाई, जो भूखे व्यक्ति थे, बंगाल के अकाल रचना के अंतर्गत उन्होंने उसमें दर्शाया है। और खादी के फूल महात्मा गांधी से संबंधित रचना है, सूत की माला भी महात्मा गांधी से संबंधित रचना है उनकी। तो अगर
छूत की माला की बात करें तो इसमें गांधी जी की हत्या से लेकर जो संगम में अस्थि विसर्जन किया गया था वहां तक की घटनाएं इसमें वर्णित की गई हैं। और खादी के फूल जो है रचना, उसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में इन्होंने एक कुछ रचना लिखी है। और धार के इधर उधर जो रचना है इनकी, तो धार के इधर उधर में सामयिक महत्व की रचनाएं हैं, जैसे गणतंत्र दिवस हुआ, स्वतंत्रता दिवस है, विजयदशमी है, होली, पटेल और सुभाष चंद्र बोस और सरोजनी नायडू, इन सभी से संबंधित उसमें रचनाएं लिखी है। और आरती और अंगारे, इस रचना में विनय पत्रिका के जो देवी देवताओं के समान ही इन्होंने हिंदी कवियों की प्रशस्तियां हैं। और त्रिभंगिमा जो 1961 में प्रकाशित हुई, इस रचना में बाल दिवस पर प्रसन्नता और सैनिकों के लिए प्रयाण गीत और पंचशील के विरुद्ध गान किया गया है वर्णन। और बुद्ध और नाचगर रचना है जो 1958 में प्रकाशित हुई थी, इसमें विश्वासघाती मित्रों पर प्रहार किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय रहे हैं जो बच्चन जी की रचनाओं का जो विषय है, उन महत्वपूर्ण रचनाओं का विषय है वो डिस्कस किया गया है। तो इनकी एक बेहद प्रसिद्ध पंक्ति थी कि जो बीत गई सो बात गई मानो वह बेहद प्यारा था। तो ये इससे पता चलता है कि बच्चन जी आत्मानुभूति के कवि थे और आत्म केंद्रित भाव को ही वो महत्व देते थे। और अब हम बात करेंगे अन्य रचनाकार के बारे में जो कि है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। तो इनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1955 ईस्वी में। और रामेश्वर शुक्ल अंचल भावुक, कल्पनाशील तथा स्वच्छंदतावादी कवि हैं। उन्होंने अपनी रूमानी संवेदना को लेकर अपने अंतर और समाज की यात्रा की है और इसलिए इनके सामाजिक यथार्थ वाले काव्य में रूमानी संवेदना की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। उन्होंने किसानों की दीनहीन दशा को वर्णन किया है और शोषक वर्ग जो था और उनके विरुद्ध क्रांति का आह्वान जो है इनकी रचनाओं में हमें मिल जाता है। तो इनका जो एक संवेदनशील इन्होंने काव्य लिखा, सभी जो जनता थी उसकी जो भाव थे उसकी संवेदना को अपनी रचनाओं का आधार बनाया और शोषक वर्ग जो था उनके बारे में लिखा और क्रांति का उन्होंने एक तरह से आवाहन किया अपनी रचनाओं के द्वारा। सामाजिक यथार्थवादी इनका काव्य था। तो इनकी कुछ रचनाओं की बात करें तो मधुलिका है जो 1938 में प्रकाशित हुई, अपराजिता 1939 में, किरण वेला 1941 में, करील 1942 में, लाल चुनर 1942 में, बरसांत के बादल 1954 में और विराम चिन्ह 1957 में। तो ये इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी और इनकी रचना है और इनके प्रकाशन वर्ष हैं। और अब हम बात करते हैं नरेंद्र शर्मा जी के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनकी कुछ रचनाएं, और इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1989 ईस्वी में। ये भी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक और संपादक रहे हैं नरेंद्र शर्मा जी। और इनका जन्म 28 फरवरी को हुआ था और 19 फरवरी 2013 में 1913 में उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे 2 डेट दे दी गई हैं, ये गलत हो गया। तो ये 28 फरवरी सही होगा, 19 फरवरी बाय मिस्टेक हो गया टाइप, तो इसको ठीक कर लें आप। तो नरेंद्र शर्मा ने मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रयाग में स्थापित अभ्युदय में से अपनी संपादकीय यात्रा प्रारंभ की थी। और 1931 ईस्वी में नरेंद्र शर्मा की पहली कविता जो थी चांद पत्रिका में छपी थी। तो इनकी पहली कविता चांद पत्रिका में छपी थी, ये ध्यान रखें 1931 में। और इनकी लोकप्रियता की प्रतिस्पर्धा जो थी वो हरवंश राय बच्चन जी से की जाती थी। जो हरवंश राय बच्चन जी की अभी हमने डिस्कस किया, तो उन्हीं के आधार पर इनको उन्हीं से तुलना की जाती थी। और 1933 ईस्वी में इन्होंने मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति यशोधरा की समीक्षा लिखी थी। और 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत ने कुंवर सुरेश सिंह के आर्थिक सहयोग, नए सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्पंदनों से युक्त रूपाव नामक पत्र के संपादन करने का निर्णय लिया और जिसके संपादक, जो सह संपादक कह सकते हैं, नरेंद्र शर्मा जी को बनाया उन्होंने। और इनकी कुछ रचनाएं अभी हम देखते हैं। शूल फूल जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कर्ण फूल 1936 में, और प्रभात फेरी जो रचना है ये 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और प्रवासी के गीत 1939 में, और कामिनी 1943 में, पलासवन 1943 में, और हंसमाला 1946 की रचना है, और रक्त चंदन 1949 की रचना है, और अग्निशस्त्र 1950, और कदली वन जो है
ये इनकी 1953 की रचना है। प्यासा निर्झर जो है ये 1964 की, और बहुत रात गए 1967 की, और शुबीरा जो रचना है इनकी वो 1971 की है। और इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं द्रौपदी और उत्तर जय और सुवर्णा, तो वो आपको शायद यहाँ पे मिल जाएंगे, बाकी नहीं है तो आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। तो प्रबंध काव्य इन्होंने 3 लिखे हैं, जो कि द्रौपदी है जो कि 1960 का है, उत्तर जय जो है ये 1965 का, और सुवर्णा जो है ये 1971 का है। तो भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख ग्रंथ थे रामायण और महाभारत, वो इनके बहुत ही प्रिय ग्रंथ थे। और गीत विधा में सुख दुख प्रेम करुणा ममता इन सभी भावों की इन्होंने अभिव्यक्ति की है। और इनके द्वारा जो गीत लिखे गए थे वो सभी मार्मिकता का पुट लिए हुए थे। तो और इनका जो झुकाव था, प्रारंभिक जीवन में इनका झुकाव तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं की ओर हो गया था। और नरेंद्र शर्मा जी ने बहुत जल्दी ही नए कवियों में अपना स्थान बना लिया था।